गुड इवनिंग। रिलैक्स मोड में चलेंगे, थोड़ा सा उठना पड़ेगा। सो हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका आज के सेशन में, और उससे पहले स्वागत है वंडरलस्ट कॉर्बेट रिजॉर्ट में। आई अंडरस्टैंड आप लोग सब आउटिंग के लिए आए हैं और कल के लिए सभी एक्साइटेड हैं। सो एक बार अपने लिए जरूर तालियां बजाइए कि क्योंकि आप यहाँ आए हैं तो कुछ रीजन है। कंपनी की ट्रिप पे आए हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा, उसी के नाम में कंपनी ने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज की है। तो कंपनी ने आपका ख्याल रखा और आप लोगों ने मेहनत काम किया, तो आपका फिर से एक बार स्वागत है। लैंग्वेज हिंदी ठीक है या हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दो? मिक्स कर सकते हैं। तो जो कंटेंट मैं शेयर करूंगा वो इंग्लिश में रहेगा, बाकी एक्सप्लेन में हिंदी कर दूंगा। दैट्स फाइन, फैंटास्टिक। नाउ ये जो सेशन रहने वाला है ये थोड़ा सा इंटरैक्टिव रहेगा। तो इसमें होने क्या वाला है थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। कुछ आपके साथ मैं चीजें शेयर करूंगा जो कि आपको आपके काम में मदद करेंगी। दैट्स वन। साउंड थोड़ा कम कर दीजिए। मेरे पास कंट्रोल है क्या इसका साउंड का? यहीं से अभी बताइए। अभी ठीक है? थोड़ा सा बढ़ा दो, हल्का सा। इट्स ओके? ओके, थैंक यू। सो कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगा जो कि आपके काम में, आपकी लाइफ में आपको मदद करेंगी। दैट्स वन आइडिया। बट ये सेशन जो है मोनोलॉग नहीं होना, इंटरैक्ट चाहिए, इंटरेक्शन चाहिए। और इंटरैक्ट करेंगे तो आपके लिए कुछ सरप्राइज भी है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन देयर इज समथिंग स्पेशल व्हिच विल बी कमिंग टू द पीपल हु आर गोइंग टू इंटरैक्ट द मोस्ट। तो क्या कमिटमेंट मिल सकता है मेरे को, आप लोग इंटरैक्ट करेंगे? यस और नो? यस और नो? हाँ, थोड़ा जोश चाहिए, मोटिवेशन चाहिए ना। तो मोटिवेशन कहाँ से निकलता है? अंदर से। सो आपको बाहर से क्या मिलता है? इनपुट, बट निकलता आउटपुट अंदर से है। सो थोड़ा सा अंदर से हमको एफर्ट करना पड़ेगा। तो शुरू करने से पहले कुछ एक रिक्वेस्ट है, अपना मोबाइल आप म्यूट पे कर दीजिए। सेशन अपना 7 बजे तक चलेगा क्योंकि तब हमको रूम ही खाली करना है ये वाला। सो कुछ 1.5 घंटे का हमारा इंटरेक्शन रहेगा। ओके, इंगेज एंड इंटरेक्ट कीजिए जैसा बताया, और जहां जरूरी लगे आप नोट कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड यहाँ किसी के पास नोटपैड नहीं है, तो डिजिटल नोटपैड सबके पास है, मोबाइल में आप नोट कर लीजिएगा। अभी पहला क्वेश्चन, कितने लोग यहाँ पे सफल होना चाहते हैं? सभी होना चाहते हैं? फैंटास्टिक। तो अगर सफल होना चाहते हैं सो अटेंशन देना, ध्यान थोड़ा सा और जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। हो सकता है शुरू में नहीं समझ में आए, बट एंड तक जाके आप रिलेट कर लोगे। राइट। सो एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक कारपेंटर था। कारपेंटर जो बनाता है, कारपेंटर डेवलपर्स के लिए, एक बिल्डर के लिए काम करता था। काफी अच्छा कारीगर था, और जो उसका मालिक है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसको बहुत पसंद भी करता था। बट काफी साल काम करने के बाद कारपेंटर को ये लगा कि अब बहुत हो गया, अब मुझे कुछ बदलाव चाहिए, कब तक मैं यही काम करता रहूंगा। और उसने अपने बॉस के पास गया, उसको बोला, सर अब मैं छोड़ना चाहता हूँ नौकरी। अब मालिक को अच्छा तो नहीं लगा क्योंकि उसका काफी काम का आदमी था, बट उसने कहा मैं तुमको दुखी नहीं देख सकता, ठीक है आप जाओ। कारपेंटर काफी खुश हो गया, उसने बोला ठीक है, और उसके दिमाग में ख्याल आने लगे अपने बीवी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ मैं टाइम बिताऊंगा, कितना अच्छा समय व्यतीत करने वाला हूं। तो दिमाग में वही चालू हो गया। अचानक से मालिक ने उनको दोबारा बुलाया और उसको बोला, आप जा तो रहे हैं, जाने से पहले मेरे लिए एक छोटा सा काम कर देंगे? उसने बोला बताइए सर, क्या कर सकता हूँ। उसने बोला आपने अभी तक बहुत अच्छे घर बनाए हैं हमारे लिए, जाने से पहले एक घर और बना दीजिए। कारपेंटर सुन के उनके सामने कुछ नहीं बोला, पर थोड़ा परेशान हुआ क्योंकि उसके दिमाग तो ऑलरेडी चला गया था रिटायरमेंट की तरफ, मन भी वहीं चला गया था। बॉस को नाराज नहीं कर सकता था, बोला ठीक है सर बनाते हैं, और वो बनाने में लग गए। ना जब ये काम कर रहे थे, घर बना रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनका हार्ट वहाँ पे था नहीं, तो उन्होंने उतनी अच्छी कारीगरी नहीं की जिसके लिए वो जाने जाते थे।
मटेरियल भी बेस्ट नहीं लगाया, ऐसा लगा दिया कि काम चल जाए। और वो होने के बाद गए मालिक के पास, बोले सर मैंने अपना काम कर दिया, ये लीजिए चाबी। मालिक ने चाबी ली उनसे और फिर उनको वापस दे दी। बोला ये घर आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, क्योंकि आपने इतने साल काम किया तो मुझे लगा कि मुझे आपको कुछ देना चाहिए, मेरे पास आपसे अच्छा कोई कारीगर नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे बनवाया, ये आप रखिए। और उस टाइम पे उस कारपेंटर को ये रियलाइज़ हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसे तो ये पता नहीं था। उसने सोचा अगर मुझे मालूम होता तब तो मैं इसमें अपना बेस्ट काम करता जो मैं हमेशा से करता आया हूँ, बट ये नहीं हुआ। सीख क्या मिलती है हमें इस स्टोरी से? एनीवन, क्या टेक अवे है? हाँ जी सर। जो भी काम करना, वेरी गुड। जो काम करना है अपने सब समझ के करो, हाफ हार्टेडली नहीं करो। और कुछ? एक और, इंटरेक्ट करने पे एंड में गिफ्ट है। बस एक ही टेक अवे है। एक इंपॉर्टेंट टेक अवे जो मुझे लगता है इस स्टोरी से, लाइफ में हमें उतना ही मिलता है जितना हम देते हैं, जितना देंगे उतना ही मिलेगा। कई बार हम कंप्लेन करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमें जो चाहिए थे वो मिला नहीं, हमें और मिल सकता था, हमने बहुत मेहनत की, बट अगर आप देखेंगे कि आपको मिलेगा उतना जितना आप देंगे। तो लाइफ में हम जिस भी सिचुएशन में हैं आज की डेट में, वो उतने ही हमें सफलता मिली है, उतने ही हमारे अचीवमेंट हैं जितना कि हमने दूसरों के लिए किया है या दिया है। तो नटशेल में अगर बताऊं तो ऑफ कोर्स जो काम करो मन से करो, और वो मन से कम करना इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर आपको लाइफ में ज़्यादा चाहिए तो वो समझो आउटपुट, और आउटपुट बढ़ाने के लिए हमको क्या बेहतर देना पड़ता है? इनपुट। तो फोकस रखो इनपुट पे, आउटपुट अपने आप बदलेगा। अगर फोकस रहेगा आउटपुट पे तो आउटपुट नहीं बदलने वाला। राइट नाउ जब हम सफलता की बात करते हैं, और यहाँ पे मैं सिंस हम लोग सब एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक वर्क प्लेस की बात करता हूँ। ऐसा कई बार समझा जाता है कि वर्क प्लेस की सफलता के लिए कुछ रीजंस होते हैं, और वो क्या मिथ्स हैं जो कि सच नहीं है वो डिस्कस करते हैं। पहले मिथ, लक। अक्सर बोलते हैं ना, कोई अगर हमें लगा कि कोई सफल हो गया काम में, हमारी कंपनी में बाहर, हम क्या बोलते हैं? बंदे की किस्मत अच्छी है। एक ये मिथ है। दूसरी क्या है? टैलेंट। इसके अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है, गॉड गिफ्टेड है, टैलेंट है, उसकी वजह से वो आगे कर लेता है, हम इतना खपते रहते हैं, हमसे नहीं हो पाता। तीसरा, कंपनी, यानी कि जो कंपनी में हम काम कर रहे हैं उस कंपनी में ही दम नहीं है, उस ऑर्गेनाइजेशन में ही दम नहीं है, यहाँ स्कोप ही नहीं है। अब सिंस यहाँ स्कोप नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में दम नहीं है, तो हम कैसे बढ़ेंगे? इसलिए हम नहीं बढ़ पा रहे। और चौथा, पॉलिटिक्स। कि कंपनी के अंदर पॉलिटिक्स बहुत है बॉस, ये पॉलिटिक्स की वजह से ए निकल गया आगे, बी निकल गया पीछे, क्योंकि मेरे से तो बॉस की बटरिंग नहीं होगी, मैं तो कर ही नहीं सकते। ना जब हम ये बातें बोलते हैं कि ये हमारी सफलता के लिए जिम्मेदार है, तो हम क्या बोल रहे हैं? क्या लिंक है इन सब के अंदर? कोई कॉमन लिंक दिख रहा है? ये जो भी हम बोल रहे हैं कि सफलता के लिए ये रीजन रिस्पॉन्सिबल है, और ये चारों मिथ है, मतलब सच्चाई नहीं है। कुछ कॉमन लिंक दिख रहा है इसके अंदर? हाँ जी, हाँ एकदम सही, सर के लिए एक जो तालियां बनती हैं, थैंक यू। हम ये बोल रहे हैं, इसका मतलब कि हम सक्सेसफुल इसलिए नहीं है क्योंकि जो चीज़ें सफलता के लिए ज़रूरी होती हैं वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। टैलेंट हमके बाय बर्थ मिलता है, इनहेरेंट होता है। पॉलिटिक्स कंपनी की ग्रोथ नहीं है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसेंशियली हम बोल रहे हैं कि हमारे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। अपनी सफलता
हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। अब सफलता कंट्रोल नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है कि हम अपने करियर के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अपनी लाइफ के लिए जिम्मेदारी ही नहीं ले रहे हैं। यस और नो? अगर ये चीजें हम बोल रहे हैं तो सबकॉन्शियसली, अक्सर हम ये लोग बोलते हैं तो सबकॉन्शियसली हम अपने आप को यही बता रहे हैं या यही दिखा रहे हैं कि चीजें कंट्रोल में हमारे है ही नहीं। अब सच क्या है, जिस भी स्टेट पे हम हैं आज की डेट में, उसके लिए उत्तरदायी कोई और नहीं है, हम ही हैं हमारे पुराने कर्म में। अगर हमने वर्क प्लेस पे अच्छा काम किया होगा तो हम आज अच्छी पोजीशन में होंगे, और अच्छा काम नहीं किया होगा तो अच्छी पोजीशन में नहीं होंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और अगर हमें फ्यूचर बेहतर बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, प्रेजेंट पे काम करना होगा कि आज अगर हम अपना अच्छा बना देंगे तो हमारा फ्यूचर बेहतर होगा। अगर पास्ट को देख करके यही बोलते रहेंगे कि पास्ट में मेरे साथ ये हो गया, गलत हो गया, कंप्लेन करते रहेंगे, तो फ्यूचर भी जो प्रेजेंट है वैसा ही होने वाला है। तो अभी हमें करना क्या है, इससे समझ में ये आना चाहिए चीजें शुरू किससे होती हैं, हमसे, और खत्म भी किससे हो रही हैं, हमसे। सो जो भी है करना है, हमको करना है, और जो हमको करना है इसका मतलब हमें क्या करना है कि हमारी सफलता किसकी जिम्मेदारी है, हमारी। और हमारा करियर हमारा बिजनेस है। अक्सर मैंने देखा है लोग जो जॉब में होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे आगे चल के या तो किसी कंपनी का सीईओ बनना है या अपनी कंपनी खोलनी है, फाउंडर बनना है। आज की डेट में तो वैसे भी स्टार्टअप का बहुत क्रेज चल रहा है। अक्सर लोग मिल जाते हैं कि नौकरी में अब कुछ दम नहीं रहा, बॉस कब तक नौकरी करेंगे, अपना काम करेंगे। यानी आप बोल रहे हो कि आपको सीईओ बनना है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो पहले अपने करियर की जिम्मेदारी लीजिए, उसको बिजनेस की तरह अपना मैनेज कीजिए और उसके सीईओ बनिए, क्योंकि जब तक आप करियर के सीईओ नहीं बनोगे तब तक आप अपना काम भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। और इसेंशियली इसका मतलब ये है कि जिम्मेदारी लेना सफल करियर के लिए बहुत जरूरी है। क्लियर है? सो आज का जो टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है ओनरशिप, कि ओनरशिप क्यों जरूरी है। अक्सर हम ये समझते हैं कि जब जॉब में हम काम कर रहे हैं तो ओनरशिप किसकी है, मैनेजमेंट की, कंपनी के ओनर की, और हम तो एक एम्प्लॉई हैं। कंपनियां वही ग्रो करती हैं, कंपनियां वही सफल होती हैं जहां के एम्प्लॉय उनको सफल बनाते हैं। एक कंसेप्ट होता है एंटरप्रेन्योर, ई से चालू होता है। एक दूसरा शब्द होता है इंट्राप्रेन्योर। सुना है किसी ने वर्ड ये? INTRAPRENEUR, आई से चालू होता है, ये ई से नहीं होता। फर्क क्या है दोनों में? एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपना बिजनेस चालू करके अपना पैसा लगा करके रिस्क लेता है, नॉर्मल बिजनेसमैन जिसको हम जानते हैं। इंट्राप्रेन्योर क्या कौन होता है? जो एज एन एम्प्लॉय कहीं काम कर रहा है, बट जो वो काम कर रहा है उसको एज अ ओनर की तरह करता है, ओनरशिप लेके करता है। बट कोई भी एम्प्लॉय जिम्मेदारी लेके अपने ओनरशिप से काम तब कर सकता है जब उनके पास एम्पावरमेंट हो, यानी मैनेजमेंट से एम्पावरमेंट दिया गया है। और मुझे ऐसा बताया गया है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों के पास एम्पावरमेंट है कि नहीं है? यस और नो? एम्पावरमेंट मतलब डिसीजन लेने की आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको हक दिया गया है कि कुछ डिसीजंस आप ले सकते हो, डिसाइड कर सकते हो चीजें जो कि कंपनी के हद पे हो। डेलीगेशन बोलते हैं उसको। जहां पे कुछ कंपनीज में डेलीगेशन नहीं होता है वहां पे आप एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकते, बट जिन कंपनीज में होता है वहां ये करना पॉसिबल होता है। और जो मुझे फीडबैक मिला है आपके कंपनी में है, एंड दैट इज व्हाई दिस टॉपिक की अगर वो मिल गया, एक फैक्टर आपके पास आ चुका है, तो एज एन एम्प्लॉय आप ओनरशिप लेके कैसे काम कर सकते हैं, ये ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इज इट ओके? इंटरेस्टेड हैं? आगे बढ़ें? थैंक यू। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, 1 मिनट लूंगा। इफ यू गाइस गिव मी परमिशन। परमिशन है? परमिशन है? बीच बीच में
नारे लगवाने पड़ेंगे, नहीं तो सो जाते हैं लोग। एक तो माहौल भी बहुत अच्छा है, लाइट बल्ब जलाया हुआ है, सो इसका भी अपना अलग ही आनंद है। सो मेरा नाम ललित हुंडलानी है। मैं एक ट्रेनर, फैसिलिटेटर, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर और कोच हूँ। टोटल 21 साल का मेरा वर्क एक्सपीरियंस है और मैं खुद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफ़ी समय तक काम कर चुका हूँ। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से आता हूँ, वहाँ मैं खुद अपर मिडिल मैनेजमेंट में काम करता था। लास्ट जब मैंने करियर शिफ्ट किया एंड आई स्टार्टेड माय ओन जर्नी, मेरी कुछ 200 लोगों की टीम थी मेरे अंडर में और मैं नॉर्थ जोन पूरी हेड किया करता था। तो जो भी आप लोग कर रहे हैं या जिस भी एक्सपीरियंस से वर्क प्लेस पे गुजर रहे हैं, वहाँ से मैं भी गुजर चुका हूँ। तो जो चीज़ें बताऊँगा उसमें कुछ कंसेप्ट्स होंगे जो आपके साथ शेयर करूँगा और ऑफ कोर्स मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है जो आपको रिलेट करने में मदद करेगा। राइट, ये काम क्यों शुरू किया उसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। जब मैं जॉब में करता था तो कई बार ट्रेनिंग सेशंस हम लोगों के लिए होते थे। दो प्रॉब्लम दिखी मुझे। एक प्रॉब्लम क्या थी कि एम्प्लॉयज प्रोएक्टिवली अपने आप अपने स्किल डेवलपमेंट में एंगेज नहीं होते थे। डिपेंडेंसी किसके ऊपर रहती थी? ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कि ऑर्गेनाइजेशन ने कोई अच्छा ट्रेनिंग करवा दी, कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करवा दिया तब तो हो गया, और अगर नहीं करवाया तो नहीं। यानी एजुकेशन खत्म हुई, कॉलेज खत्म हुआ और उसके बाद हमने डेवलप करना बंद कर दिया। तो कई बार लोगों को देखता था कि एक पॉइंट के बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती थी। ये एक सिनेरियो था। दूसरा सिनेरियो था, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी जो बहुत प्रोएक्टिव थी, बहुत सारी ट्रेनिंग्स करवाती थी, बट एम्प्लॉयज उसको क्या पकड़ते थे? पेड हॉलीडे। बोलते थे ठीक है कंपनी ने अरेंज किया है, एचआर का मैंडेट है, कर लेते हैं, और 2 दिन की पेड हॉलीडे, काम नहीं करना पड़ेगा, कंपनी के खर्चे पर रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और आ जाएंगे। तो वो माइंडसेट से करते थे। तो ये दो माइंडसेट थे ना, बिल्कुल डाइवर्स थे। तो इनिशियली तो आपको जब मौका मिल रहा है आप उसका एडवांटेज नहीं लेते, और बाद में जब आप अटक जाते हो तो वही चीज़ें पैसा देख के सीखते हो। सो मेरा जो काम है इसमें, जब मैं एग्जीक्यूटिव कोच काम करता हूँ तो मेरे डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं जो मिड करियर में आ गए, जिनको आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है, ग्रोथ नहीं मिल रही है। तो जैसे ये जो सेशन आप कंपनी की कॉस्ट पे कर रहे हो, वो लोग इंडिविजुअली खर्चा करके दे लर्न दीज थिंग्स फॉर मी। सो समवेयर मुझे ये समझ में आया कि स्किल डेवलपमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और अगर कहीं किसी तरीके से मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करके लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ कि आगे बढ़ने के लिए क्यों अपने पे काम करना ज़रूरी है, क्यों कंप्लेन करना हमें बंद कर देना चाहिए, शायद रिलेट कर पाए। क्योंकि मोस्टली होता ये था, जब हम लोग भी थे, हमारे पास ट्रेनर्स आते थे तो वो ऐसे लोग होते थे जिन्होंने खुद कभी काम नहीं किया होता था। मतलब वो ऐसे थे कि शुरू से ही उनका ट्रेनिंग का बिजनेस ही रहा। तब उसमें क्या होता है ना कि कोई टीचर अगर सीधा पास आउट होके पढ़ाने ही चला गया तो उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या होता है? नहीं मिल पाता है। तो रिलेटेबिलिटी थोड़ी सी कम हो पाती है। जब आप ग्राउंड से आते हो तो आपको चीज़ें वहाँ पे समझ में आती हैं कि जब आप इस तरीके का लेक्चर दे रहे हो तो सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा होगा, कितने लोग घड़ी देख रहे होंगे, कितने मोबाइल देख रहे होंगे। सो यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दैट थिंग एंड पीपल आर एबल टू रिलेट मोर। इज इट क्लियर? एंड बिकॉज आई रियलाइज दिस थिंग, दैट्स वाई आई स्टार्टेड ऑन अ मिशन। सो करेंटली मैं एक मिशन पे हूँ 1 मिलियन लोगों को एम्पावर करने के लिए, कि जिससे वो अपनी करियर ग्रोथ एनहांस कर पाए, अपना पोटेंशियल अनलॉक करके। और इसी के अंतर्गत मोटिवेशनल सेशंस, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स एंड ये बुक्स जो भी है मैंने लिखी हैं। तो अभी तक 2000 से ऊपर लोगों के लिए मैं सेशंस डिलीवर कर चुका हूँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी करता हूँ। इसके अलावा 3 मैंने बुक्स भी लिखी हैं जो कि अमेजन पे बेस्ट सेलर है। राइट, सो दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक बहुत ही अच्छा ये कोट है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। कोट बोलता है कि सही मौके के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें सही मौका बनाना चाहिए। और अगर ये भी रिलेट करो तो हम सही मौके का इंतजार कर रहे हैं तो हम ये क्या बोल रहे हैं कि चीज हमारे पास आएगी। हमें दूध कौन देता है? गाय। गाय दूध देती है? नहीं देती है। दूध क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। तो वो भी अपने आप नहीं देती है, वी हैव टू मेक सम एफर्ट। तो लाइफ में कुछ भी अपने आप नहीं होता, अपने आप खाली या तो घटना होती है या दुर्घटना होती है, 2 ही चीजें होती हैं, बाकी में हमें एफर्ट लगाना पड़ता है। नाउ टेकिंग एन ओनरशिप में
क्या आता है? एक एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा टेकिंग इनिशिएटिव और तीसरा अकाउंटेबिलिटी। कि यानी कि पहले तो जिम्मेदारी लेना, फिर काम चालू करना, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब हो गया जब आपने जिम्मेदारी ली तो उसकी जवाबदेही होना। हम जिम्मेदारी कई बार ले लेते हैं बट उसकी जवाबदेही नहीं देना चाहते। काम हुआ कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या वजह से नहीं हुआ, वो सब भी जरूरी है। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, बेनिफिट्स आपके लिए क्या है? हाँ, आप बोलेंगे कि टेकिंग ओनरशिप तो आप समझा रहे हो, कंपनी को फायदा हो जाएगा, बट मुझे इसमें क्या फायदा? कि कंपनी को तो ऐसे ही एम्प्लॉय चाहिए। नॉर्मली कंपनी ऐसे ही एम्प्लॉयज को देखती हैं जो कि उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। आई रिमेंबर जब मैं अपना करियर स्टार्ट किया था 21 साल पहले, मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, कोई पार्टनरशिप फर्म थी। उनके ओनर ने मुझे बुलाया, एक यंग MBA ग्रेजुएट था मैं। उनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि ये यंग MBA ग्रेजुएट जो है हमारे पास टिकेंगे नहीं, क्योंकि इनकी एस्पिरेशंस बड़ी होती हैं, ये आगे बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने मुझे बोला, ललित हमें ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेट बने। असेट का मतलब क्या हुआ? जब आप यहाँ पे टाइम ज़्यादा बिताओ तो आपकी वैल्यू एप्रिशिएट हो, क्योंकि आपकी वैल्यू एप्रिशिएट तभी होगी जब आपका कंट्रीब्यूशन अच्छा रहेगा। और टिपिकली हर ऑर्गेनाइजेशन की यही इच्छा है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से हो गया कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो असेट बने, जो कंट्रीब्यूट करें, कंपनी को ग्रो करने में मदद करें। बट हमारे लिए क्या, एज एन एम्प्लॉय अगर मैं रखूं तो व्हाई आई शुड डू दैट? तो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या से आपके लिए बेनिफिट है। एक, आपका ट्रस्ट डेवलप होता है। जब आप ओनरशिप लेके काम करते हो तो जो भी मैनेजमेंट है आपका या आसपास के लोग हैं उनका आपके ऊपर ट्रस्ट आ जाता है, वो आपके ऊपर विश्वास करना जरूर शुरू कर देते हैं। आपकी खुद की लर्निंग होती है। आप जब नई चीज़ें ट्राई करते हो, जिम्मेदारी लेते हो, आपको हर चीज़ आती है? नहीं आती है ना, सीखना पड़ता है, किसी को भी नहीं आती है। आई रिमेंबर एक इंटरव्यू में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहे थे, बोले कई बार, आई थिंक कोई परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम था, उसमें बता रहे थे बच्चों से, बोले कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो मुझे समझ में नहीं आती हैं, देन मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है उन कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को समझने के लिए, एंड जब मैं वो समझ जाता हूँ तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो सिमिलरली जब हम जिम्मेदारी लेते हैं, अपने रूटीन टास्क से हट के चीज़ें करते हैं, प्रोएक्टिवली काम करते हैं, तो हमारा लर्निंग कर्व अपने आप बढ़ता है। कुछ भी चीज़ सीखने का जो बेस्ट तरीका है एक्शन लेना ही है। तीसरा, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी सब समझते हैं, आउटपुट। आप जो भी कर रहे हो, कितना काम डिलीवर कर पा रहे हो, एक दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, एक बार आपको मालूम पड़ गया कि मल्टीपल चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, वो आपके हर एस्पेक्ट में आपको मदद करती है, खाली एक स्पेसिफिक कंपनी में ही नहीं। इनोवेशन आप चीज़ों को नई तरीके से करने का सोचते हो। जब आप जिम्मेदारी लेके काम करते हो, हम ये बोलते हो कि ये मेरा काम है, और जब ये समझ में आया कि मेरा काम है और कहीं अटके तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा? आप नए तरीके से ट्राई करोगे, तो इनोवेशन में मदद करती है। जॉब सेटिस्फेक्शन, कभी देखा है कि कोई काम किया आपने नया लेकर के, जो कुछ कठिन काम था, और उसके बाद कुछ उसको जब कर लिया, फीलिंग होती है अच्छी? इनिशियली जब चालू करते हैं तब तो घबराहट होती है कि डर सा लगता है। कल ही एक बच्चे का, मैं एक एम्प्लॉय का असेसमेंट कर रहा था, आदित्य बिरला कंपनी का मैनेजर था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो वो बोला, सर जब मैं कोई नया काम चालू करता हूँ ना तो मुझे थोड़ी एंग्जाइटी हो जाती है। वो एंग्जाइटी क्यों रहती है? क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं होती है कि ये काम करना कैसे। जब एक बार आप उसमें चले गए, एक्शन लेना चालू कर दिया, तो धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाती है। वो बोलते हैं ना, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। जब आप पहला कदम उठाते हो, उसके बाद दूसरा उठाते हो, तो आपको चीज़ें दिखने लगती हैं, और अल्टीमेटली इन सब चीज़ों से आपकी करियर ग्रोथ होती है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर ओनरशिप लेके काम करना चालू करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल है, और एज एन एम्प्लॉय आपके लिए भी बेनिफिशियल है। तो जो चीज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल है उसको करना चाहिए कि नहीं चाहिए? करना चाहिए कि नहीं चाहिए? यस और नो? यस और नो? यस और नो? जागते रहो। ओके,
ग्रेट। अब ओनरशिप हम जब लेते हैं तो कुछ चैलेंजेस आते हैं। लेट्स लुक एट कि क्या चैलेंज है। लेना, काफी सारे लोग हैं जो लेना चाहते हैं बट वो नहीं ले पाते हैं। पहला चैलेंज आता है, कई बार हमको कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता कि जिम्मेदारी ले ली और कर नहीं पाए तो क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने आगे बढ़ के हाथ तो उठा दिया, जैसे होता था ना स्कूल में, क्लास में जब किसी ने क्वेश्चन पूछा और हम हाथ नहीं उठाते थे, आंसर तो आता था, कि गलत हो गया तो लोग क्या सोचेंगे। तो कई बार हम जिम्मेदारी लेने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं बट कॉन्फिडेंस कम होने के बाद नहीं उठाते। दूसरा, फियर ऑफ फेलियर, फेल हो गए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, दोबारा ट्राई करोगे और तो क्या होगा। लैक ऑफ रिसोर्सेस, लैक ऑफ रिसोर्सेस का मतलब हो गया कई बार हमारे पास संसाधन ही नहीं होते हैं, हमें काम करना है बट हमको पता नहीं कि कैसे किया जाए, जो उसके लिए जरूरी रिसोर्सेज हैं वो है कि नहीं है। अब जैसे हमको आज यहाँ सेशन करने थे, आए तो देखा कुछ भी नहीं था, फिर हमको कुछ रिसोर्सेज चाहिए थी, रिसोर्सेज के लिए बोला, फिर धीरे धीरे रिसोर्सेज भी आ गई, तो हम यहाँ आए, उसके बाद रिसोर्सेज आई। रिसोर्सेज का वेट करने के बाद आते तो शायद आज पहुंच भी नहीं पाते। रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब रेजिस्टेंस टू चेंज का मतलब हम बदलना नहीं चाहते। एक ह्यूमन बींग्स के अंदर एक हमारे क्वालिटी होती है, हमें स्थिरता पसंद है मोस्टली लोगों को, कि जैसा चल रहा है इसको वैसे ही चलने देते हैं, ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्योंकि कुछ नया करेंगे तो अपने आप को बदलना पड़ेगा, तो हमें बदलना नहीं चाहते मोस्टली लोग। और लास्ट होता है बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब हुआ कि हम इतनी सारी जिम्मेदारियां ले चुके हैं, इतने सारे काम ऑलरेडी कर रहे हैं कि हम बिल्कुल खप गए। बर्नआउट का मतलब समझ में आता है सबको, क्या है, एग्जॉस्ट हो गए पूरा, कि इससे हम थक गए, हमने बहुत सारी जिम्मेदारी ले ली और पूरा थक गए, इसकी वजह से और नहीं ले सकते। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से काफी बार इंटेंशन होते हुए भी हम नहीं ले पाते। देखो, कुछ भी काम करने के लिए दो चीजें जरूरी होती है, एक इंटेंशन कि हम को क्या चीज करना चाहते हैं, और दूसरी चीज होती है काबिलियत यानी एबिलिटी, कि हम वो चीज कर पाए। कई बार इंटेंशन होने के बाद भी हम नहीं कर पाते हैं, वो ये चैलेंजेस रहते हैं। अब इनके लिए हमें क्या स्किल्स चाहिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहली स्किल जो आपको इसमें मदद कर सकती है वो है इनिशिएटिव लेना, दूसरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तीसरी है कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना, और चौथी है अकाउंटेबिलिटी लेना। ये चार चीजें आपको इसमें वर्क प्लेस पे ओनरशिप लेके काम करने के लिए मददगार होंगी। लेट्स बिगिन विद फर्स्ट वन, कि इनिशिएटिव लेने का मतलब वर्क प्लेस पे क्या है और कैसे ले सकते हैं। बहुत सारे लोग इनिशिएटिव इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उनको किसी ने बोला ही नहीं कि इनिशिएटिव लो, तो हम अपनी मर्जी से अपने आप कैसे ले लें। कॉन्ट्राडिक्टरी है, आयरनिकल है। इनिशिएटिव लेने के लिए भी अगर बोलना पड़े तो फिर वो इनिशिएटिव कहाँ हुआ, फिर तो वो रेगुलर काम ही हो गया। सो टेकिंग इनिशिएटिव एट वर्क प्लेस का मतलब है आप ड्यूटीज को हैंडल करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ओन करते हैं विदाउट वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये आप स्क्रीन पे देखो, एक बॉस और एक सबऑर्डिनेट का कन्वर्सेशन है, एक एम्प्लॉय का। तो बॉस पूछ रहा है व्हेन आर यू गोइंग टू टेक सम इनिशिएटिव, और एम्प्लॉय का जवाब है व्हेन यू टेल मी टू सर। आप मुझे बोलो तो सही, मैं इनिशिएटिव लेता हूं। तो ऐसा नहीं होना है, क्योंकि ऐसा हो गए तो फिर आप 90% लोगों के बीच में आ जाएंगे, 20% लोगों के बीच में, 10% लोगों के बीच में नहीं रहोगे। पेरेटोस प्रिंसिपल पता है? पेरेटोस प्रिंसिपल सुना है कभी? नहीं सुना। 80-20 रूल भी बोलते हैं इसको। पेरेटोस प्रिंसिपल ये बोलता है कि हम जो भी काम करते हैं, हमारे 80% रिजल्ट्स ऐसी चीजों से आते हैं जो कि हम केवल 20% करते हैं। यानी हमारा 20% जो एफर्ट है वो हमारे 80% रिजल्ट्स के लिए जिम्मेदार होता है। सेम थिंग हर जगह एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई भी चीज कर भी रहे हैं, सो फॉर एग्जाम्पल अभी ये 20 लोगों को या 22 लोग आप लोग हैं जो इस सेशन को सुन रहे हैं, 80% लोग इसमें से इसका कुछ नहीं करने वाले, चाहे मैं कितना ही बोलूं। 20% लोग अगर करेंगे उनको रिजल्ट्स मिल जाएंगे।
एंड दैट हैपेंस एवरीवेयर। कोई भी कुछ ऊपर से डाउनलोड आता है, अनलेस इट इज अ मैंडेट। अगर ऑप्शन दिया जाए तो 20% लोग करेंगे, 80% लोग नहीं करेंगे, राइट? सो दिस इज पैरेटोस प्रिंसिपल एंड सो वी डोंट हैव टू बी लाइक दिस। अगर 20% में आना है, सफल लोगों की श्रेणी में आना है, तो हमें ये नहीं करना है। नाउ एक ये छोटा सा क्लिप दिखाता हूं, टेकिंग इनिशिएटिव का मतलब क्या है, वो ये छोटी सी क्लिप में आपको मालूम पड़ जाएगा। साउंड प्ले कर दीजिएगा भैया। सर आपके लिए उस पर डार्क इंतजाम किया है। थैंक यू। कुछ शेयर करना चाहेंगे क्या हो रहा था इसमें? एनीवन वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग? हाँ, अगर बच्चा इनिशिएटिव नहीं लेता तो पेड़ वहीं रहता, लोग अपने अपने रास्ते ढूंढ लेते। आपके लिए गाड़ी का इंतजाम किया है। हाँ, स्टार्ट इसी एक को करना चाहिए। वेरी गुड। और कुछ? एब्सोल्युटली, पता सबको रहता है कि क्या करना है, करता कोई नहीं है, सब दूसरे का ही इंतजार करते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट मैसेज था। हाँ, हाँ, क्या बोला आपने सर? अपने लिए काम करना, अपने लिए काम करना। हाँ, स्वार्थी, सही बात है। एक और जरूरी चीज थी, कई बार हम ये सोचते हैं कि मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। डजेंट मैटर हाउ बिग एंड स्मॉल यू आर। अगर वहां पे वो बच्चा हाथ नहीं लगाता, बच्चे को भी मालूम था कि हटा तो नहीं पाएगा, बट उसने एफर्ट किया और उसको देख के दूसरे लोगों को शर्म आई एंड दे केम इन। और मोस्टली आप देखोगे किसी कॉमन सेशन में या क्लास में भी थे, तो जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता था सब एक दूसरे की शक्ल देखते थे कि पहले हाथ कौन उठाएगा या पहले कौन बोलेगा। जब कोई एक आध बोल लेता है फिर पीछे बाकी लोगों के अंदर भी आ जाती है हिम्मत। बट ये है ना कि हमेशा हम दूसरों के लिए ही देखते रहेंगे तो हम इनिशिएटिव
कब लेंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट। क्यों जरूरी है? आप प्रोएक्टिवली ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकते हो। प्रोएक्टिवली का मतलब है जब आपने इनिशिएटिव लिया तो आपको पहले कठिनाइयां दिख जाएंगी, और पहले कठिनाइयां दिख जाएंगी तो आपके पास उनको टैकल करने का टाइम ज्यादा रहेगा। दूसरा, आप कस्टमर को सर्व बेहतर कर पाते हो, सर्विस ओरिएंटेशन आती है। थर्ड, आप लोगों से अलग खड़े होते हो। मोस्टली ये भी सबको पता है, जो भी बताने वाला हूं कुछ नया नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है, मालूम सबको है, करते कितने हैं। हमको पता है कि अगर हम सबके साथ ही सबके जैसा करेंगे तो हमको कुछ अलग लाइफ में मिलने नहीं वाला, अलग काम में भी मिलने नहीं वाला। बट होता क्या है कि जब हम देखते हैं कि पास वाला ऐसा कर रहा है तो हम बोलते हैं ये नहीं कर रहा, मुझे क्यों करना है, वाई ओनली मी। तो अब ये समझना जरूरी है कि आप जब भीड़ का हिस्सा बन गए तो आपको रिजल्ट्स भी भीड़ वाले ही मिलने हैं, आप अलग से नहीं दिखाई दोगे। तो इनिशिएटिव लेने से आप स्टैंड आउट होते हो कि अगर 6 लोग इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, खाली अपना 9 to 5 करके चले जा रहे हैं और आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हो, आप नोटिस होते हो। ये नहीं बोल रहा हूं कि जबरदस्ती ऑफिस में बैठे रहो, दैट्स नॉट द आइडिया। आइडिया इज टू कंट्रीब्यूट एक्टिवली एंड करियर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं। जितनी भी स्लाइड मोस्टली दिखाऊंगा उसमें आप देखोगे कहीं ना कहीं जब आप एक्टिवली कुछ करोगे अल्टीमेटली वो आपके करियर ग्रोथ में आपको मदद करने ही वाले। एक एग्जांपल शेयर करता हूं कि कैसे आप इनिशिएटिव वर्कप्लेस में ले सकते हैं। तो एग्जांपल हेलेन का है। ये एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एक किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है। हेलेन की मैनेजर हैं, इनका फोन आया, किसी क्लाइंट का इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आया है और वो उनकी हेलेन की टीम के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। ठीक है, अब हेलेन जो थी, जब इनको ये कॉल आया तो वो किसी दूसरी सिटी में ट्रैवल कर रही थी। इन्होंने बोला कि ठीक है आप आ जाइए, मैं अपने ट्रैवल प्लान्स रीअरेंज कर देती हूँ एंड देन आई विल कम बैक। ऑल सेट, बट व्हेन यू थिंक ऑल इज सेट, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है। तो जिस दिन इनको आना था उस दिन स्नोफॉल हो गया, जहां से इनको आना था, सारी फ्लाइट्स कैंसिल। अब ये किसी भी कीमत में अपने मैनेजर से मिलने के लिए, उस मीटिंग के लिए टाइम पे नहीं पहुंच सकती थी। ठीक है, अब डेडलाइन टाइट थी, मीटिंग रीशेड्यूल नहीं हो सकती थी। नाउ द क्वेश्चन इज कि हेलेन क्या करे। लेट मी शो यू सम ऑप्शन एंड मैं चाहूंगा कि आप बताएं इसमें से आपके अकॉर्डिंग उसको क्या करना चाहिए था। पहला, मैनेजर को कॉल करें और बोल दे कि ऐसे ऐसे हो गया है, फ्लाइट कैंसिल हो गई है, मेरे तो कंट्रोल में है नहीं, मैं क्या करूं। दूसरा, मैनेजर को बोले कि मुझे बताओ मुझे क्या करना है, आपकी मदद चाहिए, ये सिचुएशन है। तीसरा, खाली उसको इन्फॉर्म कर दे कि ऐसे हो गया है, ना मदद मांगनी है ना कुछ सॉल्यूशन ऑफर करना है। चौथा, जैसी सिचुएशन है उसको वैसे ही छोड़ दो क्योंकि उसके लिए ज़्यादा तो कुछ कर ही नहीं सकती। और पांचवा, टीम को बोले कि आप सिचुएशन अपने आप हैंडल कर लो, मैं नहीं आ सकती। तो क्या किया होगा हेलेन ने, या क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? लास्ट वाला, टीम को बोले कि हैंडल करें। ओके, एक्चुअली इसमें से कुछ भी नहीं किया। व्हाट शी डिड वाज समथिंग डिफरेंट। उन्होंने क्या किया, सिचुएशन का कमांड लिया, कॉल पे टीम के साथ गई, टीम के साथ कॉल पे लेकर के उन्होंने क्या किया, इनिशियल टास्क वो टीम क्या क्या कर सकती है, किसको क्या करना है, वो क्लियरली आइडेंटिफाई कर दिए। वो टास्क आइडेंटिफाई करने के बाद उनको बता दिया कि कब किसको क्या कंप्लीट करना है, जो नेसेसरी गाइडलाइंस हैं वो उनको बता दी। अब वो ऐसी जगह पे थी जहां उनका नेटवर्क भी जा सकता था, मोबाइल की बैटरी भी हो सकता है गिव अप करती। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक तो डेलीगेशन दे दिया कि कौन कितने पावर यूज अपनी कर सकता है अगर आपको कोई क्रिटिकल डिसीजन लेना है। और जो उनके एक फेलो कलीग थे उनको कॉन्फिडेंस में लेके बोला कि अगर टीम को हेल्प की जरूरत है और अगर मैं रीचेबल नहीं हूं तो आप टीम की मदद कीजिए। दिस इज व्हाट शी डिड। नाउ जब उन्होंने ऐसा किया तो व्हाट हैपेंड वाज, जब मैनेजर आए तो एक तो वो उनकी प्रिपरेशन देख के खुश हो गई कि ऑल एवरीथिंग वाज सेट, मीटिंग जल्दी कर पाए,
और जो उनको क्लोजर करना था वो भी हो गया। वो हेलेन से काफ़ी इम्प्रेस थी, प्रभावित थी कि वो नहीं पहुंचने के बाद भी उन्होंने जिम्मेदारी ली बिना कहे और चीज़ों को अरेंज कर दिया, और काफ़ी कीमती समय बच गया था उस प्रोजेक्ट के लिए, जो कि एक सबके लिए बड़ी अच्छी बात थी। नाउ दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेशन कि हाउ यू नीड टू टेक इनिशिएटिव। अब इसमें भी ऑप्शन तो था, बॉस को बोले कि नहीं हो पा रहा है, देख लीजिए क्या करना है, या आप बताइए क्या करना है, बट इंस्टेड ऑफ दैट शी टुक इनिशिएटिव बिकॉज शी चोज टू ओन अप द थिंग्स, राइट। नाउ टेकिंग इनिशिएटिव्स के लिए अब ये हमारी चॉइस है कि हमको हेलेन की तरह बनना है, हमें चीज़ें करनी है अपनी टीम के लिए, हमें खुद से इनिशिएटिव लेना है, क्या हमें वेट करना है कि कोई और आके हमको बताए कि हमें क्या करना है। नाउ दैट्स अवर चॉइस। अगर हेलेन के लिए बनना है तो ऑफकोर्स ये सब तो हम नहीं करेंगे। 3-4 तरीके के पीपल होते हैं। एक होते हैं प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव लोग वो होते हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ के करते हैं। दूसरे होते हैं रिएक्टिव। रिएक्टिव होता है कि जो जब अटके और जब कुछ और है ही नहीं उपाय तो चीज़ें करते हैं। कॉमन लाइफ में एग्जाम्पल, हेल्दी खाना सबको पता है कि अच्छा है, पता है कि नहीं पता है? किसको नहीं पता कि हेल्दी खाना खाना चाहिए? हम सबको पता है। अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए, सबको पता है। बट कितने लोग इन चीज़ों को कॉन्शियसली छोड़ पाते हैं? वो प्रोएक्टिव हैं। जिनको कोई बीमारी लग जाती है और सर्वाइवल खतरे में आ जाता है कि अब अगर इसके बाद ये चीज़ कंज्यूम की तो फिर आप यहाँ से रवाना, फिर एक्शन लेते हैं, तो वो रिएक्टिव हो गए। एक्सरसाइज करना सबको पसंद है, सबको पता है, पसंद तो नहीं है, सबको पता है कि करनी चाहिए, लेकिन करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम रिएक्टिव हैं। जब तक सर पे पड़ेगा नहीं तब तक नहीं करते हैं। और तीसरे होते हैं इनएक्टिव। अब इनकी एक खासियत होती है, प्रोएक्टिव जो होते हैं who make things happen, जो चीज़ों को करते हैं। So these are the people who always initiate. They are also known as pioneers. दूसरे जो देखते हैं कि क्या हुआ। तो अगर वीडियो से देखें तो बच्चा जो था he took the initiative, he was a proactive. कुछ लोग जो खड़े देख रहे थे वो देखते रहते हैं कि ये क्या हुआ। और तीसरे जो वो पुलिस वाले जो जीप में सो रहे थे, these were the people, वो देखते हैं कि ये क्या हुआ। Those who wonder what happened. Now this is our choice कि हमें इन तीनों में से क्या बनना है, रिएक्टिव बनना है, प्रोएक्टिव बनना है, या फिर इनएक्टिव बनना है। जो हम चूज करेंगे उसका ही परिणाम हमें सूनर और लेटर मिलेगा। अगर हम रिएक्टिव बने और इनएक्टिव बने और सोचें हमें मिलेगा लाइफ में प्रोएक्टिव वाला, तो वो होने नहीं वाला। दैट्स वी शुड थ्रो इट अवे फ्रॉम आवर माइंड फ्रॉम द डे वन। कैसे प्रोएक्टिव बन सकते हैं? कुछ टिप्स हैं। पहले तो एक्टिव, डू मोर, स्पीक अप, बी क्यूरियस, बी अवेयर, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, एंड ऑफ कोर्स कंसिडर योरसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ टीम। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो अपनी फील्ड में। सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि सुस्त बन के अपनी चेयर पे मत पड़े रहो, एक जगह अपना क्यूबिकल या कॉर्नर या वर्क स्टेशन जो है वहाँ मत बैठिए। बी एक्टिव, एंड बी एक्टिव का मतलब ये हो सकता है कि आप बाकी एम्प्लॉयज़, बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ एंगेज करें। ये हो सकता है कि देखें क्या नया प्रोजेक्ट है जो आपको डेवलपमेंट में मदद करेगा, एट द सेम टाइम कंपनी को भी कंट्रीब्यूट करेगा। सी बॉसेस आल्सो लुक फॉर सच पीपल, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। डू मोर, स्पीक अप का मतलब है कि जब कोई मीटिंग वगैरह हो रही है तो बोलिए। पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि बाय नेचर आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन। एन इंट्रोवर्ट इज समवन वो बहुत ज़्यादा किसी से अपने आप एक्टिवली नहीं बोलता। सो इनिशियल डेज व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, जब हमने ज्वाइन किया कंपनी में तो हम लोग मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स थे, कंपनी से प्लेसमेंट मिला था हमें इंस्टीट्यूट से, तो मैं भी था, मेरा फ्रेंड भी था। व्हाट आई नोटिस्ड कि बिकॉज ही वाज एक्सट्रोवर्ट इन नेचर, तो जो कंपनी के बॉसेस थे उसको ज़्यादा नोट करते थे। वो बोलता ज़्यादा था, आइडियाज़ देता था, मीटिंग्स में खड़ा होकर ज़्यादा बोलता था। और कॉन्ट्रडिक्टरी ये था कि एकेडमिकली आई वाज बेटर,
उसको जो ने 2 साल हम लोग साथ में थे MBA में, मैं उसको पढ़ाता था। आई यूज टू टीच हिम। आई वॉज अ यूनिवर्सिटी टॉपर। बट उसके बाद भी जब हम वर्क प्लेस पे गए तो चीज़ें बदल गई। सो दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टैंड अप, स्पीक अप, जिससे कि एक्चुअली लोगों को मालूम पड़े कि आप क्या हैं। हमारे अंदर बहुत कुछ है, बट अगर हमने उसको कम्युनिकेट ही नहीं किया तो सामने वाला भगवान थोड़ी है। कई बार हम सोचते हैं ना कि मुझे अपना काम दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा माई वर्क शुड स्पीक फॉर माई सेल्फ। बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स बी क्यूरियस। बी क्यूरियस का मतलब है सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहिए और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी रहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब चैलेंजेस क्या आते हैं? लेट्स लुक एट सम ऑफ द चैलेंजेस दैट वी फेस। आपके काम में कुछ चैलेंजेस आते हैं? एनी चैलेंजेस दैट यू वुड लाइक टू शेयर? आपके वर्क एनवायरनमेंट में किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं? क्लाइंट डीलिंग, क्लाइंट से आता है, और वर्क से लेकर किस तरीके का चैलेंज आता है? ओके, हाँ, ओके, और कुछ? और कोई? काफ़ी सारे, मतलब कहने का मतलब है कि चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं हमारे पास, कई तरीके के चैलेंजेस आते हैं। नाउ लेट्स लुक एट सम वेज by which you can address the challenges। तो ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक which is about problem solving। Now problem solving में I am going to share with you कि क्या मेथोडोलॉजी यूज करके आप अपने वर्क प्लेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। How it can help you in solving your workplace problem, that is what we are going to discuss। Okay, just give me 1 minute, huh? फाइंड अ रेमेडी। सो इट टॉक्स अबाउट कि जब हम वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं तो कई बार हमारा फोकस प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा रहता है। एंड अगेन, जो जैसे हम इनिशिएटिव से बात कर रहे थे, वी लुक फॉर समबडी एल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो नाउ लेट्स लुक एट इट कि हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। और जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दैट इज अनदर वे इन विच वी कैन टेक ओनरशिप। So problem solving is an act of defining a problem, determining cause and then of course finding a solution। इसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं? जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है, जब आप ये कर पाते हैं, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू करते हैं, आपकी माइंड ओपन अप होता है, दैट्स वन। आप इंटेलिजेंटली चीज़ों को हैंडल करना सीखते हैं, टाइम को मैनेज बेटर कर पाते हैं, प्रेशर के अंदर में काम कर पाते हैं, रिस्क को एड्रेस कर पाते हैं और एग्जीक्यूट कर पाते हैं स्ट्रैटेजीज को। प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने आप में एक स्किल है एंड दैट स्किल हेल्प्स यू एट वर्क प्लेस एज यू मूव अप द लैडर। नाउ की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या होती हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी तरह से आने के लिए कुछ स्पेशल स्किल्स हैं जिनका कि बहुत ज़्यादा महत्व है, जो आपको मदद करेंगे। लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल का मतलब क्या हुआ? समझना, सोच सुनना और समझना। हियरिंग और लिसनिंग के बीच में कुछ डिफरेंस है? हियरिंग सुनना, हाँ। हियरिंग एक पैसिव एक्टिविटी है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, सेशन चल रहा है, बाहर गाना बजेगा, आवाज़ तो कान में आएगी, इसको हम नहीं रोकेंगे। लिसनिंग, अब वो क्या बज रहा है उसके लिए हमें दिमाग को वहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मैं बोल रहा हूँ, सब बैठे हैं, आवाज़ सबके कान में जा रही है। समझ कितने लोग रहे होंगे? जो लिसन कर रहे होंगे, जो उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो लिसनिंग ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम को ठीक से समझेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो तब प्रॉब्लम समझेंगे ही नहीं, तब तक उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। एनालिटिकल थिंकिंग आना ज़रूरी है, यानी कि प्रॉब्लम जब हमने समझ ली तो उसको एनालाइज करें। जब उसको एनालाइज करेंगे तब हम क्रिएटिव सॉल्यूशंस पे काम कर पाते हैं, विच इज इन्वॉल्व्स क्रिएटिव थिंकिंग। कम्युनिकेशन स्किल्स, जब हमने उसको प्रॉब्लम को समझ लिया, आगे लोगों को कम्युनिकेट कितनी अच्छी तरीके से हम कर पाते हैं, वो डिसाइड करेगा कि उसकी लोगों में एक्सेप्टेंस कितने बेहतर तरीके से हो पाएगी। डिसीजन मेकिंग,
निर्णय लेने की शक्ति, क्योंकि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंत में एक डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि अगर डिसीजन नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बढ़ता। कॉर्बेट में आना है, उसके लिए भी एक डिसीजन था, आना है कि नहीं आना है, क्या पैक करके लेके जाना है, क्या मोड में जाना है, कौन सी बस से जाना है, कितने बजे जाना है, एवरीथिंग इज अ डिसीजन। रास्ते में कितनी बार बस रोकनी है, ये भी एक डिसीजन था। सो एवरीवेयर इन लाइफ वी हैव डिसीजन। प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और इम्पॉर्टेंटली है टीम वर्क। जब हम टीम के साथ काम कर पाते हैं, टीम को साथ में लेके चल पाते हैं एट ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाट इट हेल्प्स। सो ऑलरेडी डिस्कस्ड क्या इनकी रेलेवेंस है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का फ्रेमवर्क है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आई वांटेड कि आपसे प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जाए, सिमुलेशन करवाएं, बट शायद समय की कमी के कारण हम नहीं कर पाएंगे। तो आप स्टेप्स समझ लीजिए कि स्टेप्स का क्या है। पहला स्टेप है कि आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। कई बार हम लोग प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, उसके इफेक्ट में अटक जाते हैं कि अगर उसकी वजह से जो हमें दिक्कत हो रही है हम उसमें अटक जाते हैं, हम ये प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं। नंबर 2, जब हमने प्रॉब्लम को डिफाइन किया तो उसका हम लोग रूट कॉज एनालिसिस करते हैं कि इसके रूट कॉजेस क्या हैं, किस वजह से ये हमको प्रॉब्लम हो रही है। जब हमें रूट कॉज समझ में आ गया, उसके बाद हम देखते हैं कि इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। अब ये क्यों करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और हमें लगा कि ये ऑप्शन ए इज द बेस्ट ऑप्शन। हो सकता है उस ऑप्शन ए से इमीडिएट प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाए, लेकिन उसका इम्पैक्ट किसी और एरिया में पड़ जाए। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम स्टेप 4 पे आते हैं। स्टेप 4 होता है कॉन्सिक्वेंसेस, कि ये जो हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा, इसको अगर अप्लाई करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे आगे जा करके। जब हमको वो मालूम पड़ गया तो हमारे लिए चॉइस करना आसान हो जाता है। देन वी कैन डिसाइड ऑन अ सॉल्यूशन। उसके बाद इजी है, इम्प्लीमेंट अ सॉल्यूशन, और नेक्स्ट स्टेप इज मेजर द रिजल्ट्स। उसके बाद हमारा फाइनल रिजल्ट्स को मेजर करना है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये 7 स्टेप्स हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कौन सा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, रूट कॉज एनालाइज करना भी इज एन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कई बार गलती ये होती है कि रूट कॉज एनालिसिस ही हमारा ठीक से नहीं हो पाता, और जब रूट कॉज एनालिसिस ठीक से नहीं हो पाता तो उस केस में हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी सही नहीं निकलता। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट होती है, सबके साथ बहुत होती है। आई थिंक किसी का तो मैं उस दिन इंटरव्यू देख रहा था, वो बोला कि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होती है मतलब वहाँ पे काम ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जहाँ शांति है मतलब वहाँ काम नहीं हो रहा। हालांकि मैं उससे एग्री नहीं करता। माय व्यू इज़ कि अगर हम हार्मनी में काम करें तो रिजल्ट्स थोड़े बेटर आते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक तरीका है जिससे हम वो कर सकते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड नहीं कर सकते हम, कॉन्फ्लिक्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते। एक ये कोट है कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए 2 लोगों को पहल करनी पड़ती है, एक आदमी के पहल करने से चीज़ें नहीं होती। इट टेक्स टू क्रिएट अ ब्रिज। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आपको मदद करता है हैंडल करने में और आइडेंटिफाई करने में कॉन्फ्लिक्ट्स को सेंसिबली, फेयरली एंड एफिशिएंटली। कॉन्फ्लिक्ट्स बिजनेस में वर्क का नेचुरल पार्ट है। ओके, इसको मैंने बोला ना, क्योंकि कई बार इंटरेस्ट हमारे डाइवर्स होते हैं। मेरा आई थिंक 2 दिन पहले ही किसी से डिस्कशन हो रहा था। नाउ दैट पर्सन वाज वर्किंग इन अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो मैंने उससे जब पूछा कि आप कॉन्फ्लिक्ट होती है आपकी और कैसे हैंडल करते हो, तो ही एनुमरेटेड एन एग्जाम्पल। अब वो वर्क प्लेस रिलेटेड ही कैंप थी, दोनों के इंटरेस्ट डाइवर्स थे, 2 अलग डिपार्टमेंट के लोग थे, हर आदमी का व्यू पॉइंट दिख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का दोनों बेटरमेंट चाह रहे हैं,
बट ये है कि हर किसी का इंटरेस्ट अपने डिपार्टमेंट, अपने वर्टिकल के लिए ज़्यादा है, तो उससे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट कई बार हीटेड आर्ग्यूमेंट से बदल जाती है और कई बार पर्सनली मनमुटाव भी हो जाते हैं। It is important that there are people who understand conflicts and how to resolve them. कॉन्फ्लिक्ट कहीं पर भी हो सकती है, नेशनल, इंटरनेशनल, वर्क प्लेस, घर के अंदर, एवरीवेयर एंड एनीवेयर इफ यू सी कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर। और मोस्टली ये कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए बढ़ जाती हैं जब टाइम पे रिजॉल्व नहीं होती। आजकल इंटरनेशनली भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है ना, बहुत सारी चल रही हैं, 1 साल से ज़्यादा एक चल रही है, वॉर के अंदर बदल गई है और उसके अभी सिचुएशन और ख़राब होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उसको कॉन्फ्लिक्ट को टाइमली रिजॉल्व नहीं किया गया। अगर टाइमली हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दें, वेदर एट अ वर्क प्लेस, इन अ फैमिली और नेशनली, इंटरनेशनली, तो ये नौबत नहीं आती है। आई रिसीव मैनी रिक्वेस्ट फ्रॉम कपल्स काउंसलिंग के लिए या कोचिंग के लिए, एंड ये वो हैं जो अभी शायद जिनकी मैरिज भी नहीं हुई है, दे आर जस्ट हैविंग अ रिलेशनशिप 2 साल 3 साल से, एंड इवन बिफोर दे गेट मैरिड कॉन्फ्लिक्ट्स आर अराइजिंग। So this is the importance of this technique. Now causes क्या रहते हैं कॉन्फ्लिक्ट के वर्क प्लेस पे? डाइवर्स नीड्स ऑलरेडी डिस्कस, इंटरेस्ट डिफरेंट रहते हैं, कल्चरल बैकग्राउंड सबका अलग अलग रहता है, कल्चरल बैकग्राउंड का बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आप किसी यहाँ पे कोई साउथ इंडिया से है, सारे नॉर्थ से ही हैं। एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। वंस आई वॉज वर्किंग इन कैलकाटा, तब मैं जॉब में था। अब वहाँ पे आई एम फ्रॉम नॉर्थ, मैं नॉर्थ से ही गया था। मेरे जो बॉस थे ही वॉज फ्रॉम प्रॉपर दिल्ली, और दिल्ली में जो काम करने का तरीका था उनका डिफरेंट था जो यूजुअली यहाँ पे होता है। एग्रेसिव होते हैं काफ़ी ज़्यादा, लैंग्वेज जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, उसमें एक्सप्लेटिव्स, अब्यूसेस भी यूज़ होते हैं, और यहाँ पे लोग उसका बात का बुरा नहीं मानते बिकॉज वो इसी तरीके से काम होता है। Now when he went there, अब काम करने का तरीका तो उनका वही था, तो he started giving left, right, center to people. अब कलकत्ता और साउथ, ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया हमारे दो ऐसी जोन्स हैं कंट्री की जहाँ पे लोग जो है ना कल्चरली ओरिएंटेड हैं, उतने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते। अब उनके सामने अगर आप इतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ करोगे तो वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। कई बार इमोशनल ब्रेकडाउन्स हो जाते हैं, और कई बार वो लोग दिल पे लेते तो छोड़ ही देते हैं। तो उस केस में भी वही हुआ। अब जो मैनेजर था उसका इंटरेस्ट गलत नहीं था, वो कंपनी का काम ही कराना चाहता था, बट जो तरीका था वो कल्चरली सेंसिटिव नहीं था, जिसकी वजह से क्या हो गया, पीपल ऑफेंड हो गए। ऑफेंड होने की वजह से HR में इशू चले गए, एंड देन ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी रिजॉल्व लेटर ऑन। सो कल्चर बैकग्राउंड का भी काफ़ी फर्क पड़ता है, इंडिविजुअल के एटीट्यूड का भी फर्क पड़ता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरीके का एटीट्यूड है, एंड देन डिफरेंशियल थॉट प्रोसेस हमारा सबका अलग अलग रहता है, बिकॉज ऑफ विच यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं जब कॉन्फ्लिक्ट हो गई, देन हाउ इट इफेक्ट्स आपके काम को, एंड लेट मी नो इफ यू आर एबल टू रिलेट टू इट। वो नंबर 1, पहले वर्बल डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, बाताबाती जिसको बोलते हैं हम, बात हुई, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गई, फिर एब्यूसेस चालू हो जाते हैं। नेक्स्ट लेवल जो उसका होता है, डिसरेस्पेक्ट करना चालू कर देते हैं, हम इज्जत नहीं करते सामने वाले की, डीमोटिवेट हो जाते हैं। होता है कि नहीं? जब काम पे किसी के साथ नहीं बन रही, हमारे डिपार्टमेंट में हो सकता है बॉस हो, हमारा कलीग हो, सबऑर्डिनेट हो, जब हमारी उससे बात नहीं बन रही तो हम डीमोटिवेट सा फील करने लगते हैं। प्रोडक्टिविटी कम होती है जब हम काम पे ध्यान कम देंगे, मेंटली ऑक्यूपाइड कहीं रहेंगे, या तो फिजिकली नहीं रहेंगे वहाँ पे, और फिजिकली रहेंगे भी तो मेंटली कहीं और रहेंगे, और जब वो सब हो जाता है तो टेंशन भी बढ़ जाती है। So these are the effects. The purpose of showing you these effects is timely redressal and addressal of this particular problem is going to help you in having better productivity. इसको आपने अगर सॉल्व कर लिया तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो करियर में आपकी ग्रोथ भी बढ़ेगी। नाउ इसके स्टेजेस क्या है? प्रिल्यूड, ट्रिगर, इनिशिएशन एंड डिफरेंशिएशन, और उसके बाद रेजोल्यूशन। तो पहली स्टेज जो होती है कॉन्फ्लिक्ट की वो है प्रिल्यूड। इसमें यह होता है कि जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या है जिसकी वजह से आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, डाइवर्स इंटरेस्ट,
या और कुछ रीज़न है कि डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड है, या कोई आदमी अभी अभी नया बाहर से आया है, अचानक से प्रमोट हो गया। कई बार क्या हो गया, दो लोग कलीग हैं, एक को प्रमोशन मिल गया और जो दूसरा है वो उसी को रिपोर्ट कर रहा है। This could also be a reason. So what is the factors leading to your conflict? So that's the first stage. Second stage है trigger. कोई एक इंसिडेंट जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होती है। If you ask me, no single incident is responsible for conflict. It is an accumulation of incidents. होता यह है कि अगर 10 रीजंस हैं, 9 में हमने कुछ किया ही नहीं, हमने उसको अपने अंदर ही रखा, बोला चलो छोड़ो, 10वां वो हो गया कि वो जो ऑलरेडी पाइल क्रिएट हो गया ना, वो बारूद का ढेर, उसमें खाली एक चिंगारी लगती है और फिर धमाका हो जाता है। तो द इवेंट लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट, इनिशिएशन फेज, यानी इनिशियली आपके हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, वर्बल डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, मनमुटाव हो रहा है। डिफरेंशिएशन है वो फेज जहाँ पर कि लोग अपने कॉन्फ्लिक्ट्स या अपने आइडियाज ओपिनियंस जाहिर करना शुरू करते हैं कि वो एक दूसरे से एग्री नहीं करते। और फाइनल फेज है रेजोल्यूशन, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है। अब ये दिखाने का पर्पस ये है कि अगर हम यहाँ पहुँचने का इंतज़ार ना करें, इनिशियली जब हमको फैक्टर्स दिख रहे हैं, यानी कि प्रिल्यूड फेज में जब हम हैं और हमें वो इनिशियल इवेंट्स में आइडिया मिल रहा है, अगर वहीं उसको रिजॉल्व कर दें तो कॉन्फ्लिक्ट उतना नहीं बढ़ेगा। यस और नो? आज की डेट में जो इंटरनेशनल लेवल पे अभी रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, अगर उसकी बात भी करें, अब वो इस पोजीशन पे आ गया है कि बात ईगो पे आ गई है, कोई पीछे हटना नहीं चाहता। अब वो है कि या तो ये कोई ख़त्म ही हो जाएगा या बीच में कोई आके बाद में बीच बचाव करे तो बात अलग है। अदरवाइज अगर ये पहले ही सॉर्ट आउट किया जाता अक्रॉस द टेबल तो शायद इतना लॉस नहीं होता। तो इफ यू वांट टू कंटेन द लॉस वी हैव टू टेक एक्शन इन द इनिशियल फेजेस। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ स्किल्स जरूरी होती हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग। ये सब हमने पहले ही डिस्कस कर ली। व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट? इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? एनी आइडिया? व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? नहीं पता? सी, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है, आपको पता है कि आप अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को किस तरीके से राइट वे में डायरेक्ट कर सकते हैं। कई बार लोग इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये समझते हैं कि नॉन इमोशनल होना, यानी इमोशंस में नहीं आना, वो नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है भावनाओं को सही तरीके से डायरेक्ट करना। पहले आप अपनी को कर पाओगे, तभी दूसरों को समझ पाओगे और उनको भी मदद कर पाओगे सही तरीके से डायरेक्ट करने में। कई बार जब तक हम अपने को नहीं समझ पाते, हम दूसरे से उम्मीद नहीं रख सकते। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का ये फ्रेमवर्क है, ये समझ लीजिए, आपको हो सकता है काम करे। एक्स एक्सिस पे है डिग्री ऑफ कोऑपरेशन, वाई एक्सिस पे है डिग्री ऑफ असर्टिवनेस। यहाँ है इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप हमारी किसके साथ कितनी है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे ये है कि हमारे लिए वो इशू कितना इंपॉर्टेंट है, मैटर कितना इंपॉर्टेंट है। डिपेंडिंग अपॉन दीज टू थिंग्स आप डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की स्टाइल्स यूज कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है? आप मिडिल ग्राउंड फाइंड करो। ये आपके लिए तब एप्लीकेबल होती है जब आपका रिलेशनशिप भी ठीक है किसी सामने वाले पर्सन के साथ, एंड एट द सेम टाइम आपके लिए इश्यू भी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करते हो? एजर्ट करते हो अपने आप को। एजर्शन का मतलब क्या होता है? अपनी बात प्रभाव से रखना, एरोगेंटली नहीं रखना। एजर्टिवली मतलब स्ट्रांगली रखना, बट चिल्ला के नहीं। चिल्लाया तो वो तो एग्रेशन हो गया। एजर्शन का मतलब हो गया आप पोलाइटली बोल रहे हो लेकिन आपकी बात में दम है। आप में दम हो ना हो, आपकी बात में दम है, विच इज एजर्शन। मतलब आप अपनी बात को लॉजिक से, फैक्ट से कन्विंस कर पाओ, दैट इज व्हाट इज नोन एज एजर्शन। सेकेंड है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन वाला स्टाइल तब यूज होता है जब आपके लिए मुद्दा बहुत अहम है, इशू बहुत जरूरी है और रिलेशनशिप कम है।
अगर आप मार्केट प्लेस में देखेंगे, कोला अवार्ड्स देखा 90s का, पेप्सी और कोक के बीच में एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स को लेकर के उनका अक्सर चलता रहता था, आज भी चलता है अक्रॉस द मार्केट। ये आपका तब होता है क्योंकि उनके लिए मार्केट शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो कंपटीशन होता है। इसका पर्पस होता है कोई जीतेगा दूसरा हारेगा। कोलैबोरेशन ना, कोलैबोरेशन वो सिचुएशन है जहां पे आपकी रिलेशनशिप अच्छी है और इशू भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पर्पस ये रहता है कि दो बड़े प्लेयर्स आके मिल जाते हैं और सिचुएशन होता है विन विन। टेलीकॉम इंडस्ट्री में कुछ साल पहले हुआ था, वोडाफोन और आइडिया का, दोनों बड़े प्लेयर्स थे, लगा कि दोनों का सर्वाइवल ही खत्म होने वाला है, तो दोनों ने आपस में मर्जर कर लिया, कोलैबोरेट कर लिया, रिलेशनशिप डेवलप किया। तो हियर द आइडिया इज विन विन। अवॉइडेंस कब करते हैं हम? जब गोल है कि हम इशू छोटा है उसको अवॉइड कर पाए, जब अवॉइड करने का हमारा रहता है कि उतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि इसमें ज्यादा हमारे को दिमाग लगाना चाहिए। एग्जाम्पल फैमिली का एग्जाम्पल दें। कई बार बच्चे माँ बाप से जिद करते हैं किसी चीज के लिए, पेरेंट्स का इमीडिएटली मन नहीं है उसको लेके देने के लिए, वो क्या बोलते हैं बाद में आना। आप बॉस के पास गए छुट्टी मांगने के लिए, बॉस किसी काम में बिजी है, उनको मालूम है ये इतना जरूरी नहीं है, बोलते हैं ठीक है बाद में डिस्कस करते हैं, एंड ऑफ द डे आप मेरे से डिस्कस करना। तो गोल इज टू डिले, कि अगर अभी डिले करें तो हो सकता है इसका रिजल्ट कुछ डिफरेंट आ जाए। एंड लास्ट इज अकोमोडेशन। अकोमोडेशन है कि जहां पे आप बहुत ज्यादा हैकलिंग नहीं करते हो, रिलेशनशिप बहुत ज्यादा है, इमोशनल कनेक्ट बहुत ज्यादा है, तो आप गिव अप करते हो, बोलते हो ठीक है भैया यू विन आई लूज। नाउ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क स्टाइल आप वर्क प्लेस पे भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द इशू। कई बार हमारी दिक्कतें होती है कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो देयर इज अ सेइंग कि अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि वी हैव टू चूज आवर बैटल्स वाइजली। हमें अपनी लड़ाइयाँ केयरफुली चुननी चाहिए, क्योंकि अगर हर लड़ाई लड़ने बैठ गए तो हम वॉर हार जाएंगे। तो हमें बैटल जीतनी है कि वॉर जीतनी है, ये हमें डिसाइड करना है। So that's why choose your battles wisely, and when you choose them wisely, you will be able to reach any of these stages as far as conflict management is concerned. Is it clear? Clear है? चलो फिर clear है तो फिर इसके बाद एक केस मैं चाहूँगा कि आप इनपुट दो अपना कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रोसेस है, स्टेप्स हैं which you can use for solving a conflict. कई बार क्या होता है कि जब हम कॉन्फ्लिक्ट की स्टेज में पहुंच जाते हैं ना, तो हम उसको खुद सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? हम खुद क्यों नहीं कर पाते? एनी आइडिया? बायस हो जाएंगे, हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं। इमोशनली अटैच जब हो जाते हैं तो क्या है कि हम चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली और प्रैक्टिकली नहीं देख पाते, हम बहुत ही भावनात्मक तरीके से उसको देखते हैं, तो हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल हमको पता भी है, शायद उसको हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो फाइंड अ फैसिलिटेटर, अ न्यूट्रल पार्टी हु कैन हेल्प यू। तो इसीलिए कपल काउंसलिंग वाले केसेस में भी वो न्यूट्रल पार्टी के पास जाते हैं, घर में भी किसी के पास नहीं जाना चाहते, आपस में नहीं सॉल्व कर पाते। आइडेंटिफाई द रूट कॉजेस। जब आपको मालूम पड़ गया, फैसिलिटेटर को मालूम किया, तो रूट कॉज निकालिए कि रूट कॉज क्या है, किस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। वंस दैट इज डन, देन यू डिजाइन अ सॉल्यूशन कि क्या सॉल्यूशंस हैं। दोनों पार्टीज का एग्रीमेंट जरूरी है कि जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं इसमें दे आर एग्रीइंग टू द सॉल्यूशन। अगर वो एग्री नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन काम नहीं करता। और मोस्टली इस केस में काम तब करेगा व्हेन एवरीबॉडी इज inclined to win something and lose something. कुछ देना पड़ेगा। चेक इन मतलब उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए, ठीक है। नाउ ये एक छोटा सा है, क्विकली कर लेते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रैग्मेटिक का मतलब है होलिस्टिकली, ओवरऑल क्या बेनिफिट होने वाला है वो देखिए, और वर्केबल सॉल्यूशंस, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन में नहीं जाना है हमको, दैट इज वन।
और सेकंड ऐसा नहीं देखना है कि जिससे ये इमीडिएट प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई बट उसकी वजह से कुछ और प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। कई बार जब हम वो बोलते हैं ना कि गट फील में जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें दिक्कत क्या होता है कि हम हॉलिस्टिकली चीज़ों को नहीं देखते। क्लियर? दैट वाज द आइडिया। सो ये एक छोटा सा केस है। इसमें क्या है, अजय एक कंपनी में काम कर रहे हैं, गेमिंग कंपनी में, और इन्होंने कंसल्टेंट को फ़ोन किया है। वो कंसल्टेंट है आप। इनकी कॉन्फ्लिक्ट हो गई है अपनी सबऑर्डिनेट से। अब इन्होंने एक सबऑर्डिनेट को हायर किया है, ईशा के साथ इनकी कॉन्फ्लिक्ट क्या हुई है कि इन्होंने ईशा को एक गेम की ब्लूप्रिंट बनानी थी, वो ब्लूप्रिंट बना के दी और उसको बोला आप गेम डेवलप कीजिए। अब ईशा को जो इन्होंने हायर किया वो अजय से ज़्यादा क्वालिफाइड थी, ये साथ में कॉलेज में पढ़े हुए थे और उसको, अजय को भी पता है कि इसको मेरे से ज़्यादा आता है। तो ईशा ने क्या किया कि गेम बनाने की जगह ब्लूप्रिंट चेंज कर दी। उन्होंने बोला ये ब्लूप्रिंट आपने जो दी है इससे बेहतर ब्लूप्रिंट ये है और हम इस पे गेम बनाते हैं। अब अजय बॉस हैं, ऑफेंडेड हो गए, बोले मैंने बोला आपको ये काम करने को, आप तो मुझे ही करेक्ट करने चले आए। तो वो कंसल्टेंट के पास आए हैं कि मैंने अब की बार तो क्या किया कि गेम खुद बना लिया, लेकिन मैं ये हर बार नहीं कर सकता, तो मुझे ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करनी है। क्लियर है केस? अजय, ईशा और ये जो कंसल्टेंट है, 3 पार्टी हैं। अजय की ईशा के साथ कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि वो चाहते हैं कि ये रिपीट ना हो, तो मुझे इसको सॉल्व करना है, क्योंकि अभी तो मैंने बना लिया, ब्लूप्रिंट लेके खुद ही गेम डेवलप भी कर लिया, क्योंकि मुझे उसके पास दोबारा नहीं जाना था। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, अगर आपने वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल वाला फ्रेमवर्क समझा तो आप ये बताइए कि अभी जो अजय है वो कौन सी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल यूज कर रहा है और आप उसको कौन सी रिकमेंड करते हैं? अभी कौन सी यूज कर रहा है? ओके, अवॉइडेंस। और कोई एनी अदर ऑप्शन? ये मैं दिखा देता हूं आपको, लेट मी। ये इसमें से कौन सी यूज कर रहा है? एक आंसर आया मेरे पास अवॉइडेंस, दूसरा एकोमोडेशन। ओके, और सो अभी अवॉइडेंस यूज कर रहा है, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि अकोमोडेट वो तब होता जब उसकी ब्लूप्रिंट एक्सेप्ट कर लेता। उसने क्या किया, उसके साथ डिस्कशन अवॉइड किया, जो अपनी ब्लूप्रिंट थी उसने उस पर खुद ही गेम बना लिया, उसके पास दोबारा गया ही नहीं। अब कौन सी रिकमेंडेड स्टाइल है इनकी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए? एकोमोडेशन। नाउ अकोमोडेशन तब होती है जब इनका हाई रिलेशनशिप है और इश्यू लो है। यहाँ इश्यू लो नहीं है, कोलैबोरेशन, बट कोलैबोरेशन के लिए भी हाई रिलेशनशिप चाहिए और हाई इश्यू चाहिए। तो रिलेशनशिप अभी बहुत अच्छा नहीं है, अगर रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता तो वो सॉर्ट आउट अभी तक कर लेते। इसमें क्या कर सकते हैं, से अभी क्या है, अवॉइडेंस पे है, डायरेक्ट कोलैबोरेशन में नहीं जा सकते, तो क्या कर सकते हैं? कॉम्प्रोमाइज। दे कैन कम टू अ मिडिल ग्राउंड वेयर दे कैन जॉइंटली डेवलप अ ब्लूप्रिंट। तो वो हो सकता है ईशा को बोल के कुछ सजेशंस ले, अपने कुछ सजेशन डाले और एक जॉइंट ब्लूप्रिंट बना दे। जब ये कॉम्प्रोमाइज हो गया, व्हेन दे कम टू द मिडिल ग्राउंड, एज अ नेक्स्ट स्टेप कोलैबोरेशन इज पॉसिबल। इज इट क्लियर? समझ में आया? सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। And the last part of ownership is accountability. Accountability का क्या मतलब है? जवाबदेही। जिम्मेदारी नहीं है, जवाबदेही। Be accountable if you want to hold others accountable. हम दूसरों से तो जवाब मांगने में इंटरेस्टेड बहुत रहते हैं, जवाब देने में हमें तकलीफ हो जाती है, खुद को भी और दूसरों को भी। तो अकाउंटेबिलिटी क्या है? इट इज योर ओनरशिप ऑफ योर एक्शंस, ओनरशिप ऑफ योर डिसीजंस एंड ओनरशिप ऑफ योर आउटकम्स। मतलब आपने जो एक्शन लिए, जो निर्णय लिए और जो आपको रिजल्ट्स मिला, उसकी जिम्मेदारी लेना, ओन करना उसको।
खुद से, दैट इज व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी। की ट्रेट्स इसके लिए प्रोएक्टिवनेस जरूरी है, रिलायबिलिटी जरूरी है कि आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, कमिटमेंट जरूरी है एंड आंसरेबल होना जरूरी है। ये ट्रेट्स अगर आपके अंदर हैं, देन यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग अकाउंटेबिलिटी टू सम एक्सटेंट। अगर ये नहीं है देन पार्शियल है, और अगर एक भी नहीं है देन यू आर अनअकाउंटेबल। क्लियर है? यस और नो? इसमें से कोई चीज जो नहीं समझ में आई हो? इजी? या लेट्स मूव ऑन। Now this is how it helps you. Why is accountability important? Because it helps in setting clear expectations, better decisions, you learn from your mistakes, builds your trust and reliability। और जब ये सारी चीजें होती है, that is where your performance improves। Ultimately ये भी आपको performance improve करने में मदद करती है। कोई भी आदमी क्रिटिकल काम उसको ही देना चाहेगा, कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी बॉस जो अपनी जवाबदेही लेता है, जो ये बोलेगा कि मुझे काम दो और भूल जाओ, उसको देने में किसी को भी डर लगेगा। हम भी घर में अपने कोई काम कराते हैं तो किसी टेक्नीशियन को बुलाते हैं, और जो टेक्नीशियन आने के बाद हमारा कुछ सामान लेके गया फिर फोन ही नहीं उठाता, वी डोंट वांट टू वर्क विद सच पीपल। एंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ओनली, हमारे पास आज की डेट में प्लेटफॉर्म बिजनेस बहुत सारे हो गए। अब वो उबर हो गया, ओला हो गया, फूड डिलीवरी एप्स हो गए। बिकॉज व्हाट दे डू, जब इनके साथ कोई टाई अप करता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, दे आर अकाउंटेबल फॉर सर्विंग। तो आज जो मैं कैब लेके जैसे आ रहा था, नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता कि अगर आपने कहीं से कैब ली है और ड्राइवर नहीं है, आपके पास कैब नहीं आती। आज की डेट में बिकॉज आई यूज सम प्लेटफॉर्म, तो वो ड्राइवर नहीं था तो मालिक खुद गाड़ी चला के आया। ही सेड कि मेरा ड्राइवर नहीं आया सर, तो मुझे आना पड़ा। दैट इज व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी। या कैसे 7 स्टेप्स हैं आप अकाउंटेबिलिटी बना सकते हैं। गोल सेट करना, गोल सेटिंग मालूम है क्या है सबको? लक्ष्य डिसाइड करना कि हमको चाहिए क्या। जब वो आ गया, हमको डिसाइड कर लिया, हमने से पर्सनल लाइफ में ही डिसाइड किया कि हमको क्या चाहिए, फिर उसकी ओनरशिप में भी आपने कोई टारगेट लिया कि मुझे ये करना है, आई वॉन्ट टू ग्रो बिजनेस बाय 30%, 40%, 50%, या अपना ही नंबर मुझे इंप्रूव करना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, उसकी ओनरशिप लेना। जब आपने ओनरशिप ले ली, देन द थर्ड स्टेप इज कम्युनिकेट रेगुलरली। किसके साथ कम्युनिकेट करोगे? अगर तो आप इंडिविजुअल रोल में हो तो आप बॉस के साथ कम्युनिकेट करोगे। देन है सीक फीडबैक। कई बार क्या होता है, हम काम तो कर रहे हैं बट उसका फीडबैक नहीं लेते कि काम कैसा हो रहा है। तो ये आस्किंग फॉर फीडबैक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो दैट आपको ये पता रहे कि जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो। कई बार क्या होता है, हम बहुत तेज दौड़ते हैं बट फिर भी कहीं नहीं पहुंचते। क्यों? क्यों? 2 रीजन, या तो एक ही जगह पे दौड़ रहे हैं या गलत डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो देयर इज अ सेइंग, नो मैटर हाउ फास्ट यू आर रनिंग, यू विल नॉट रीच योर डेस्टिनेशन इफ यू आर रनिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। तो फीडबैक से आपको डायरेक्शन मिल जाता है कि सही डायरेक्शन है। फॉलो ऑन योर कमिटमेंट्स, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो दीज आर द 7 क्रिटिकल स्टेप्स फॉर बिल्डिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर योरसेल्फ as well as for others. Now इनका डिटेल है, I am skipping it. Now let me ask you something. अभी हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली। कोई भी चीज हमको सीखनी है तो हम कैसे सीख सकते हैं? किताब पढ़ के, सुन के, देखकर, रिपीट करके। तो स्विमिंग सीखनी है तो क्या करना पड़ेगा? कूदना पड़ेगा। यहाँ बैठ के तो नहीं होगा। फुटबॉल सीखनी है तो ग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो बेसिकली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अभी जो हमने 1 घंटे का सेशन लिया, 1.25 घंटा अभी हो गया हमको, उसमें से जो भी हमको समझ में आया, अगर उसको यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। So my request to you would be, हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की,
पहले ब्रॉड टॉपिक से स्टार्ट किए, फिर धीरे धीरे हम डिटेल में चलते चले गए। आपको कुछ भी इवन 1 और 2 पॉइंट्स जो रजिस्टर हुए उसको अपने वर्क प्लेस में जाके इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। अगर नहीं करेंगे तो ये सेशन आपके समय की बर्बादी, ऑर्गेनाइजेशन की पैसे की बर्बादी और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। और अगर इसका इफेक्ट नहीं पड़ा तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई सेशन अरेंज करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन भी आपका सोचेगा कि इससे लास्ट टाइम किया था कुछ फर्क पड़ा था क्या? यस और नो? पुट योरसेल्फ इन एनी मैनेजमेंट्स प्लेस या बिजनेस ओनर या फाउंडर की जगह पर रख के देखो, हम भी वहीं इन्वेस्ट करेंगे जहां हमें कुछ काम करेगा। तो अगर ओनरशिप के टॉपिक में हमने जो डिस्कशन किया, वेदर इट इज इनिशिएटिव, अकाउंटेबिलिटी और एनीथिंग एल्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम सबको पता है हम कहाँ हैं। दूसरे को हम बताएं या नहीं बताएं, हमें अपने अंदर में मालूम रहता है। सो इफ यू नो एंड यू थिंक कि यहाँ से कोई चीज़ जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो डू दैट। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू, और नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे सो इट विल गिव यू रिजल्ट, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन गेटिंग इनटू 20% पॉपुलेशन, क्योंकि 80% नहीं करेंगे, 20% करेंगे। अब वो 20% में आप हो कि नहीं, दैट्स व्हाट मैटर्स। गोइंग बैक टू माई एग्जाम्पल, जब मैं अपने ट्रेनिंग्स में जाता था, एंड दैट्स वाई आई केम इन टू ट्रेनिंग, कि मुझे कहीं ना कहीं उससे कुछ सीखने को मिलता था। एंड व्हेन आई कुड सी कि वो उससे मुझे सीखने को मिल रहा है, इट इज हेल्पिंग मी, दैट इज वाई आई चोज दिस एज अ प्रोफेशन, क्योंकि मुझे लगा इसमें दम है। नाउ I am going to show you one video, छोटा सा वीडियो है, I am sure it will help you in giving a perspective। इसके बाद एक की टेक अवे आप बताइएगा जिनको भी समझ में आता है। इंग्लिश में है लेकिन समझ में आ जाएगा। I'm very thankful that I had all those chicken drums in here. I wasn't ready. I'm very thankful that I had all those chicken drums in here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was on slide, all by myself. Everyone always said the bottom of the slide is waiting for other people to come down. You like on here, freaking out. And I was so tempted to look at myself here. What happened? There were times where I sort of looked at my life and think, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had other things, wish I had other things, wish I had other things, wish I had other things. What I've seen in life is just a couple of key principles. And the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life. I'm not a husband. I'm going to be having a whole life. It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. I can't do my hands. I love life. There's so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. See, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen you don't know and you don't understand. You don't know if you're going to get through it. You know, you go through the storms in life and you don't know how long the storm is going to be. So I want to share with you some principles that I've learned in my life.
Being patient with myself is the hardest thing. But I realize I may not have an answer on my mindset. But when the time comes, I'll be able to hold it up. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people have just ended their life because of their situation at home and ended others. It's scary to know how many people actually feel like they're going to every single girl right here, right now. I want you to know that you are gorgeous just the way you are. Your voice, your man. On this DVD, I share my experiences in life of how to overcome challenges and seeing a new, fresh perspective in life. To be faithful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I apply in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. समझ में आया वीडियो? क्या कोई एक दो टेक अवे? कुछ नहीं? या तो बहुत ज़्यादा आ गया या कुछ भी नहीं आया। बहुत ज़्यादा आ गया। सो इसेंशियली जो की लर्निंग इस वीडियो से है वो ये है कि हम लाइफ में कंप्लेन करते रहते हैं कि हमें क्या नहीं मिला और उस वजह से हम कुछ करना नहीं चाहते। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है ऐसे ह्यूमन का जो कि फिजिकली बहुत लिमिटेड है, उसको बाय बर्थ ही सीवियर लिमिटेशन है, लिमिटेशन भी नहीं सीवियर, उसके बाद भी वो सब कुछ कर रहा है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम सभी उससे बेहतर हैं, बट वो चीज़ें वो सारी कर रहा है जो शायद हमने सोची भी नहीं है। तो कहने का पर्पस खाली ये है, हम अगर सोचें तो कर सकते हैं और अगर सोचे नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। दोनों ही सूरतों में हम सही हैं। तो अभी हमें कोई चीज़ बताई जाए, हम उसको इम्प्लीमेंट करें, खुद को थोड़ा 1% भी बदलें और हम वैसे ही रहें, बोले कि नहीं होगा, तो वो सारी बात है बिलीफ पे आ जाती है। सो दिस वीडियो वाज अबाउट पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ कि अगर आप सोचो तो बहुत कुछ कर सकते हो और ना सोचो तो कुछ नहीं कर सकते। नाउ लेट मी आस्क यू, यहीं से स्टार्ट किए थे हम लोग, वहीं घूम के आ गए। डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल? डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल? ओके, आर यू विलिंग टू डू व्हाट इट टेक्स? डेफिनेटली। लेट मी सी, लेट्स स्टैंड अप। सब लोग खड़े हो जाओ नीचे। I want to become better. I will become better. No one can stop me. I am unstoppable. Yes, guys, you are unstoppable. Let's have a round of applause for each one of you. Thank you, guys. You can take your seats. So at least I got the intention that you guys are willing to change. Thank you for cooperating. So with this we come to the end of the session. Anyone would like to share anything? Just one or two things. We don't have much time. We have reached the end. Would like to anyone would like to share something or no? Should we move on? कुछ बोलना चाहते हैं? Anything? Key takeaway? Anything that you, something that stuck with you? मैंने बोला ना, कम से कम एक चीज ऐसी हो जो आप जाके इम्प्लीमेंट करोगे। तो लेट्स हियर आउट, व्हाट इज दैट वन थिंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ हाँ सेकंड पर्सन से वो काम करवाना हो, हाँ, उस चीज को कंट्रोल करने में मुश्किल है। सेकेंड पर्सन को वर्क प्लेस में करने के लिए हमें इन्फ्लुएंस करना पड़ता। हम इन्फ्लुएंस सामने वाले को
तभी कर पाते हैं जब हम खुद कन्विंस होते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व हमें करनी है तो एक तरीका हो सकता है कि हम उनको, अभी हमने अब चीज सीख ली कि इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक बार बैठ के उसके साथ हम बोलें कि इस तरीके से करके देखते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है। देखो सामने वाला भी कई बार हमारे साथ वैसा ही बिहेव करता है, रिएक्ट करता है जैसे हम हैं। तो दैट्स व्हाई आई से कि ऑलवेज ट्राई टू बी योर ऑथेंटिक सेल्फ। आप जैसे हो वैसे ही रहो। अब अगर कई बार होता है ना कि हम उतने अच्छे ही नहीं हैं, तो इसलिए ऑथेंटिक भी हमारा उतना अच्छा बाहर निकल के नहीं आता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अच्छा बनना पड़ेगा, सो दैट आवर ऑथेंटिक सेल्फ इज गुड। मतलब मिरर में वही दिखाई देगा जो हम हैं। तो अगर मिरर को पहुंचने से ज्यादा कुछ नहीं होगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? सो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए टू आंसर योर क्वेश्चन इज कि सामने वाला नहीं कर रहा है या उसके साथ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उसको इन्फ्लुएंस करके समझाना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू डू इट। एनी अदर की टेक अवे? इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो कोई टेक अवे नहीं है या बहुत जा रही है तो सारी चूज नहीं कर पा रहे हैं। इट कुड बी ओनली टू थिंग्स। अदरवाइज अगर एक दो चीजें होती तो हम पिकअप कर लेते हैं। यहाँ ये है कि पहले कौन हाथ उठाए, दैट कुड बी द थर्ड पॉसिबिलिटी। ओके, सो ज्यादा प्रेशर नहीं डालूंगा, आप लोग लेजर ट्रिप पे हैं तो प्रेशर तो ऑफिस में जाके ले ही लेंगे आप। सो टू क्लोज दिस सेशन आई हैड प्रॉमिस्ड यू टू थिंग। एक चीज प्रॉमिस की थी मैंने कि कुछ स्पेशल गिफ्ट है आपके लिए। तो इनफैक्ट एक नहीं है, दो हैं। सो गिफ्ट क्या है बता देता हूं। पहली गिफ्ट मेरी तरफ से है। सो अगर आप में से कोई करियर ग्रोथ के लिए और थोड़ा सा इंटरेस्टेड है तो आई विल बी शेयरिंग अ लिंक ऑफ माय फ्री करियर ग्रोथ गाइड। मैं अंकित जी को, सुधीर जी को दे दूंगा, तो सर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। दैट विल बी अ टोकन ऑफ थैंक्स फ्रॉम माय साइड फॉर इनवाइटिंग मी एंड हैविंग मी हियर। So those who are interested can read it. Quick pointers guide है, it will certainly give you a perspective. That is one. Second is from your management. So आप लोगों ने मुझे ऐसा बताया गया कि काफी मेहनत से काम किया. You accomplished some project and as a result of which या ये ट्रिप भी हुई है. In addition to that, as a token of appreciation, management has decided to give you all a monetary benefit. ठीक है. सो अभी एक एक करके आप लोगों को अंकित जी अपने हाथ से इज गोइंग टू हैंड ओवर द चेक एंड देन यू कैन टेक इट. हैप्पी? या लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज.